नमस्कार। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जबलपुर के बरगी डैम में हुए उस भयानक क्रूज बोट हादसे की पूरी टाइमलाइन और उसके पीछे की वजहों को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की वो लापरवाही थी जिसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर कैसे एक बेहद सुहाना दिन, एक नॉर्मल सी क्रूज राइड बस चंद सेकंड्स में एक जानलेवा त्रासदी में बदल गई। पानी पर एक खुशनुमा सफर अचानक मौत के मंजर में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। भाग 1। अचानक हुई त्रासदी और वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं वो हमें इस घटना के ठीक पहले के पलों की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे हालात मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में बिगड़े। शुरुआत में लोग बढ़िया मौसम और ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर अचानक एकदम से एक भयंकर तूफान आता है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि यात्री बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो क्रूज से वापस किनारे पर चलने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद नर्मदा की उफनती लहरों और उस तेज हवा के आगे नाव अपना बैलेंस खो बैठती है और सीधे पलट जाती है। और इस हादसे का जो मानवीय दर्द है उसे बयां करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, रेस्क्यू टीम ने जब पानी से शव निकाले तो एक माँ और उसके छोटे से महज 4 साल के बेटे का शव मिला। वो दोनों अपने आखिरी पलों में एक दूसरे से कस के लिपटे हुए थे। ये दिल दहला देने वाली डिटेल हमें बताती है कि डूबने से ठीक पहले उन लोगों ने किस हद तक खौफ का सामना किया होगा। भाग 2। जानलेवा चूक और लापरवाही। अब हमें ये पूछना ही पड़ेगा कि आखिर खराब मौसम इतना जानलेवा कैसे बन गया। वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिन्होंने इस आपदा को न्योता दिया? अगर हम चश्मदीदों की माने तो यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही दुखद अंतर देखने को मिलता है। जैसे ही मौसम बिगड़ा और लहरें उठने लगीं, यात्रियों ने तुरंत खतरे को भांप लिया था। वो नाव चलाने वालों से लगातार किनारे पर लौटने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन क्रू का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल उल्टा। उन्होंने उन चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उन्होंने क्रूज को आगे बढ़ाया और तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक नाव आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहने नहीं लगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है, वायरल फुटेज इस बात का पक्का सबूत है कि जब तूफान ने दस्तक दी तब किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। बिल्कुल भी नहीं। पानी में जाते वक्त लाइफ जैकेट सबसे बेसिक और सबसे जरूरी रूल होता है ना? लेकिन यहां इस रूल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अब इस नंबर को देखिए, 25। ऑफिशियल्स का ये एस्टिमेट है कि रेस्क्यू किए गए 28 लोगों में से करीब 25 लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि जब नाव डूबना शुरू हुई ना, तब अफरा तफरी में कुछ लाइफ जैकेट्स बांटी गईं। मतलब अगर शुरुआत से ही ये लाइफ जैकेट्स पहनाई गई होती तो शायद इस हादसे में इतनी जानें नहीं जाती। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भाग 3। बचाव और राहत कार्य। तो चलिए देखते हैं कि हादसे के तुरंत बाद ग्राउंड पर क्या हुआ और रेस्क्यू टीम्स ने कैसे मोर्चा संभाला। रेस्क्यू के लिए तुरंत एक बड़ा मल्टी एजेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तो शामिल थे ही, साथ ही प्रशासन ने रातों रात आगरा से इंडियन आर्मी के गोताखोरों को भी बुलाया। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है वो ये कि हादसे की जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग कौन थे। वो थे वहां काम कर रहे लोकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इन मजदूरों ने रस्सियों के सहारे अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बाहर निकाला जो पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। हालांकि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। डैम के अंदर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा टफ रही हैं। पानी के नीचे विजिबिलिटी लगभग ज़ीरो है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार दिक्कतें आ रही हैं और जो लोग अभी भी लापता हैं उनकी तलाश काफ़ी धीमी हो गई है। और इतनी कोशिशों के बावजूद मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। शुक्रवार सुबह जब सेना के गोताखोरों ने 5 और शवों को रिकवर किया तो इस हादसे में जान गंवाने वालों की कंफर्म्ड संख्या 9 हो गई है। और बेहद अफसोस की बात है कि लगभग 6 लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। भाग 4। सरकारी कार्यवाही और हादसे के बाद के कदम। अब देखते हैं कि इस भयानक त्रासदी के बाद प्रशासन की तरफ से क्या एक्शंस लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत हरकत में आते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे सभी क्रूज ऑपरेशंस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
एमपी के टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इस पूरी घटना की एक हाई लेवल ऑफिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस जांच का सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर होगा कि आखिर लाइफ जैकेट के इस्तेमाल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे और क्यों हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएमएनआरएफ से फाइनेंशियल हेल्प अनाउंस की है। इसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि दी जा रही है। रेस्क्यू टीम्स किस अप्रोच के साथ काम कर रही हैं, इसे समझने के लिए डीआईजी अतुल सिंह का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साफ कहा है कि डूबी हुई नाव को बाहर तभी निकाला जाएगा जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि अब उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं फंसा है। ये बताता है कि अथॉरिटीज मलबे को कितनी सावधानी और सम्मान के साथ हैंडल कर रही हैं ताकि हर एक संभावित पीड़ित को खोजा जा सके। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम आपको इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। सिर्फ 200 रुपए का टिकट और 45 मिनट की वो राइड, उसने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। क्या सिर्फ इंक्वायरी बिठा देना काफी है, या फिर हमें सिस्टम में कोई ऐसा सख्त बदलाव चाहिए जिससे टूरिस्ट बोट्स पर सेफ्टी रूल्स को इस तरह मजाक न समझा जाए? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।